हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीमर्स के एक और एपिसोड में। सही। हेलो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट जिसने वर्ल्ड वॉर जिताई, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वो व्हीलचेयर पे क्यों थे? क्योंकि उनको पोलियो था। इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार पटेल, उनकी डेथ कैसे हुई थी? ट्यूबरकुलोसिस से। पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट जिन्ना की डेथ कैसे हुई थी? ट्यूबरकुलोसिस से। आयरन लंग्स एक मशीन होती थी, ये पोलियो के पेशेंट्स को हेल्प करती थी उनको सांस लेने में, जब उनके लंग्स जो है सांस नहीं ले पाते थे। ये सब चीजें हम भूल गए हैं। ये सब पॉसिबल हुआ है वैक्सीन्स के थ्रू। आज हम जो है वैक्सीन्स को डिस्कस करेंगे, और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन्स, एंटी वैक्सीन मूवमेंट, और आज की डेट में करंट स्टेटस क्या चल रहा है कोविड वैक्सीन का। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। मैं सबसे पहले रोहित को बुलाना चाहूंगा। रोहित, ये वैक्सीन्स होती क्या है, ये तुम हमको समझाओ। So vaccine activates our immune system to produce an immune response that protect us against infections. हाँ, देसी भाषा में समझाओ बे। तो हिंदी में बोले तो टीका या टीकाकरण हमारी प्रतिरक्षक प्रणाली को सक्रिय करने के लिए होता है। समझ में आया? थोड़ा और नहीं। बताओ। तो बेसिकली एक टीका या वैक्सीन कोई भी वो चीज है जो कि आपकी बॉडी को तैयार करती है किसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो हमारी बॉडी में प्राकृतिक तौर से एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि एक वैक्सीन उसको एक्टिवेट करती है या तैयार करती है। रोहित, तुमने इम्यूनिटी की बात करी, थोड़ा विस्तार से समझाओ कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो एबिलिटी होती है जो फॉरेन इन्फेक्शन है उसको वो एलिमिनेट कर सके, और जो हमारी बॉडी के इंडिजिनस केमिकल्स हैं उनको वो टॉलरेट कर सके। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, active immunity and passive immunity. So active Sure. immunity is achieved when we survive an infection. तो हमें कोई इन्फेक्शन हुआ और हम उसे सरवाइव कर गए, तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया जो कि इन फ्यूचर अभी अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे वो लड़ सके। पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो हमें किसी दूसरे ह्यूमन या किसी एनिमल प्रोडक्ट से हमें मिलती है छोटे समय के लिए। जैसे एग्जाम्पल दे तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर में कुछ इम्यूनिटी ऑलरेडी होती है जो उसको उसकी माँ से मिलती है, तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। वैक्सीन जो है वो भी आपको एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अच्छा, तो रोहित, जब भी इम्यूनिटी की बात होती है तो कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि एंटीबॉडीज, एंटीजेन्स, इन सब का क्या सीन है? तो जब हमारी बॉडी किसी फॉरेन पैथोजन से इन्फेक्ट होती है, पैथोजन मैं एक सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया जो हमारे लिए हार्मफुल है वो सब उसमें आता है। तो जब भी किसी फॉरेन पैथोजन से इन्फेक्ट होती है तो उस पैथोजन को हम बोलते हैं एंटीजन, और उस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारे शरीर में सेल्स होती हैं जिनको बी सेल्स बोलते हैं, वो कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। तो बेसिकली एंटीबॉडीज ये वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है एंटीजन उसमें जाके चिपक जाते हैं, और एक तरह से वो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं बाकी इम्यून सिस्टम को हमारी बॉडी के कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पैथोजन है, ये फॉरेन एलिमेंट है और इसको हमें डिस्ट्रॉय करना है। तो ये होता है एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन वो जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है जिसको डिस्ट्रॉय करना है, एंटीबॉडी वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल एंटीजन को पकड़ के सिग्नल करेगा बाकी शरीर की डिफेंस मैकेनिज्म है उनको। और जब ये बी सेल्स आपकी एंटीबॉडीज बनाती हैं और उस एंटीबॉडीज के थ्रू आपका फॉरेन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, तो उसकी याददाश्त हमारे शरीर में रह जाती है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी बी सेल्स, ताकि जब वो इन्फेक्शन दोबारा आपकी बॉडी में आए तो वो मेमोरी बी सेल्स फिर से वो एंटीबॉडीज बना सकें जो कि यूज हुई थी पिछली बार आपके इन्फेक्शन को एलिमिनेट करने के लिए। किस वायरस से किस तरीके से चिपकना है ये बॉडी को याद रह जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर इंसान एक बार किसी बीमारी से ठीक हो चुका है तो वो उस बीमारी से दोबारा नहीं इन्फेक्ट होगा? तो यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि वो दोबारा इन्फेक्ट नहीं होगा, इन्फेक्ट होगा, लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी को ऑलरेडी याद है कि उस इन्फेक्शन को एलिमिनेट कैसे करना है, तो आपकी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ट्रिगर हो जाएगा सही समय पे। तो वैक्सीन्स का जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को वो सिखा दे फ्यूचर के लिए कि उस इन्फेक्शन से टैकल कैसे करना है, कैसे किल करना है।
तो ये डिफेंस मैकेनिज्म जो है इट इज एन एक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म और एक्टिव इम्यूनिटी, और इस तरह की एक्टिव इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी वैक्सीनेशन या वैक्सीन के थ्रू भी एक्वायर कर सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें नेचुरल इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से हम इम्यूनिटी को एक्वायर करें। वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन क्या दवाई होती है? एक ड्रग मॉलिक्यूल का काम होता है एक पर्टिकुलर डिजीज को क्योर करना या ट्रीट। वैक्सीन जो है वो बेसिकली एक डिजीज को मिमिक करती हैं ताकि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में एक डिफेंस मैकेनिज्म नेचुरली एक्वायर कर ले या प्रोड्यूस कर ले। तो वैक्सीन मोस्ट ऑफ द टाइम उसी पैथोजन, उसी टॉक्सिन की बनी होती हैं जो कि आपको डिजीज कॉज करता है एट द फर्स्ट प्लेस। तो अगर हम वैक्सीन के टाइप्स की बात करें तो ब्रॉडली 2 टाइप की वैक्सीन होती हैं। पहली लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, दूसरी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में बेसिकली ये होता है कि जो आपका डिजीज कॉजिंग पैथोजन होता है वो जीवित होता है, लेकिन उसको लैब में कमजोर बना देते हो या वीक कर देते हो। जैसे इस कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि MMR बहुत पॉपुलर वैक्सीनेशन होता है, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, रोटा वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो बेसिकली ये वो वैक्सीन है जिसमें कि चिकन पॉक्स वायरस होता है लेकिन वो इतना वीक होता है कि वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी है वो सबसे स्ट्रांग होती है। और आपको याद होगा कि MMR वैक्सीन आपको शायद बचपन में एक बार लगी होगी, एक बार बूस्टर डोज लगा होगा, उसके बाद आपने कभी वो वैक्सीन नहीं ली। लेकिन इनको बनाना और मेंटेन करना मुश्किल होता है। लेकिन ये लाइव एटेन्यूएटेड वायरस जो होता है, ये क्या रिस्क है उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम वीक है या फिर जो ओल्ड लोग हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, इम्यूनो डेफिशिएंट हो, ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो बहुत माइल्ड चांसेस हैं कि आप उससे इन्फेक्ट हो जाओगे। तो एक ये भी फैक्टर है कि बहुत सारे लोग वैक्सीन से कई बार डरते हैं। तो जो दूसरा टाइप है वो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। सो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पैथोजन दैट कॉज द डिजीज, लेकिन वो पैथोजन अब लाइव नहीं है, उसको मार दिया गया है। तो या तो आप पूरा पैथोजन यूज करते हो दैट हैज द होल बॉडी लेकिन इट इज डेड, या उस पैथोजन का एक टुकड़ा आप यूज कर सकते हो, जैसे सरफेस प्रोटीन, या आप कोविड-19 में आपने स्पाइक प्रोटीन का नाम सुना होगा, वो स्पाइक प्रोटीन, एक वो टुकड़ा जो कि आपकी बॉडी को बता सके कि इस तरह का ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है या फॉरेन पैथोजन है। फिर इसी इनएक्टिवेटेड में एक और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट या DNA या RNA बेस्ड वैक्सीन। तो अभी आपने कोविड के मामले में सुना होगा कि एक नई वैक्सीन बन रही है जो कि RNA बेस्ड वैक्सीन है। तो RNA बेस्ड या DNA बेस्ड वैक्सीन वो होती हैं जिसमें कि आप वायरस या बैक्टीरिया के DNA लो, एक DNA का टुकड़ा, और वो आप ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दीजिए। तो ह्यूमन बॉडी की जो मशीनरी है जो DNA से प्रोटीन बनाती है, वही मशीनरी यूज होके वायरस के RNA से वायरस का ही प्रोटीन बनाएगी और उस वायरस प्रोटीन के अगेंस्ट में आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी। लेकिन यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ मैं कि अभी तक कोई भी RNA या DNA बेस्ड वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई है। सो इट्स स्टिल अंडर रिसर्च। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की, हेपेटाइटिस A, फ्लू जो शॉट्स के फॉर्म में लेते हो, पोलियो वैक्सीन अगेन जो इंजेक्ट होती है, हेपेटाइटिस B, वोपिंग कफ। और प्रोटीन बेस्ड में अगर बात करें तो प्रोटीन बेस्ड में एक बहुत बड़ा टर्म यूज होता है टॉक्सॉइड। तो टॉक्सॉइड बेसिकली ऑर्गेनिज्म का जहर या वेनम जिसे बोलते हैं, या जो टॉक्सिन वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, वो टॉक्सिन के अगेंस्ट में वैक्सीन बनाई जाती है rather than the against the organism. It is the toxin that is released by the virus or bacteria that is causing the disease. तो उसके 2 पॉपुलर एग्जाम्पल हैं डिप्थीरिया और टेटनस। जो मेन एडवांटेज वो यही है क्योंकि ये इनएक्टिव है, इसमें कोई लाइव ऑर्गेनिज्म नहीं है, आपकी बॉडी में ग्रो नहीं कर रहा है। तो जो इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल HIV पेशेंट्स, उनको भी ये वैक्सीन दी जा सकती हैं। इट इज सेफर फॉर इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट। यू मे हैव टू गिव मल्टीपल बूस्टर डोज टू रीच टू अ लेवल दैट इट कैन बी प्रोटेक्टिव। ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई? वैक्सीन का ओरिजिन क्या है? इसकी हिस्ट्री क्या है? स्टोरी शुरू होती है बहुत सिंपलर टाइम से। करीब 1000 AD CE से चाइनीज लोग जो है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट अपनी पॉपुलेशन को इनोकुलेट करते थे। वो लोग क्या करते थे, जिसको स्मॉल पॉक्स है उसमें से पस निकाल के उसको सुखा लेते थे एंड देन उस सूखे हुए को एक कॉटन के बॉल पे लगा के नाक में घुसा देते थे लोगों के, जिसको इम्यून करना होता था। एंड समथिंग सिमिलर वाज आल्सो यूज्ड इन इंडिया, अफ्रीका, टर्की में। और यहीं से फिर जैसे जैसे लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया, लोगों ने ऑब्जर्व किया ये चीजें, और यूरोप साइड में भी थोड़ी फैली और अमेरिका में भी। इसके बाद हम लोग जंप करते हैं 1796 AD पे, एडवर्ड जेनर साहब पे, who is also called the father of immunology. Edward Jenner observed that milkmaids are not getting infected.
उन्होंने और इस पे थोड़ा ध्यान दिया कि उनको क्यों नहीं हो रहा है। तो अपेरेंटली काउज में काउ पॉक्स होता है विच इज अ माइल्डर स्ट्रेन, और ह्यूमंस पे उसका इतना इफेक्ट नहीं होता है। ही टुक सम सैंपल्स फ्रॉम द काउ पॉक्स, उसको ह्यूमन सब्जेक्ट्स में डाला, and then he infected those people with smallpox and he found that कि ये लोग अब इम्यून हो चुके हैं। तो ये जो तरीका था काउपॉक्स वायरस को निकाल के एक ह्यूमन में डाल के वैक्सीनेट करने का, ऐसा नहीं था पहले कहीं। दिस बिकेम द बेसिस ऑफ डेवलपिंग फर्दर वैक्सीन्स। Several decades later, it led to complete elimination of smallpox in the humans. अब हम जंप मारेंगे करीब 100 साल आगे, करीब एंड विल गो टू लुई पैस्टर, जिन्होंने कॉलरा का वैक्सीन डेवलप किया। और इसी टाइम के अराउंड 1890s के अराउंड द फर्स्ट बैक्टीरियल वैक्सीन वाज आल्सो डेवलप्ड फॉर BCG. So BCG vaccine is used for tuberculosis. BCG वैक्सीन आज भी हम लोग यूज करते हैं। Well, not everywhere in the world, लेकिन कुछ कंट्रीज में, लाइक अमेरिका में BCG अब यूज नहीं होता है, यूके में भी नहीं होता है, लेकिन इंडिया में अभी भी BCG हो रहा है। इंडिया में है। एंड देन वी कम टू 20th century, जब अलेक्जेंडर ग्लेनी डेवलप्ड अ वैक्सीन फॉर टिटनस। दिस वाज अ टॉक्सॉइड वैक्सीन जो कि टिटनस के टॉक्सिन को खत्म करती है। दैट वाज डेवलप्ड इन 1923। एंड इसके बाद से अप टिल अंटिल नाउ वैक्सीन्स आर बीइंग डेवलप्ड एंड दे आर बीइंग परफेक्टेड। आज की डेट में भी कई वैक्सीन्स डेवलप हो रहे हैं और एक ही डिसीज के लिए अलग अलग वैक्सीन्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोलियो, जिसमें कि एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन भी होती है और एक वाला वैक्सीन भी है जहाँ पे वायरस डेड करके डाला जाता है। तो जो हम हमारे इंडिया में 2 बूंद जिंदगी के देते हैं, दैट इज अ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें एक वीकेंड वर्जन है पोलियो का। उस 2 बूंद जिंदगी कैंपेन ने इंडिया से पोलियो को इरेडिकेट कर दिया है। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन रहा है हमारी पब्लिक हेल्थ का। इसी कैंपेन से मुझे याद आया कि बोलते थे कि जो एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्र टूट गया। अरे हाँ, बिल्कुल सही। इसको अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। इरेडिकेट करने के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन में से किसी डिसीज को, जैसे कि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट किया गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इंसान on this earth should be vaccinated against it. हाँ, तो शलभ, जैसे हमने देखा अभी डिस्कशन में कि वैक्सीन्स कितनी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों को इरेडिकेट कर दिया, पोलियो को इरेडिकेट कर दिया, लेकिन there is a section of people who believe कि vaccines doesn't work. In fact, they cause harm और वैक्सीन्स नहीं लगानी चाहिए, और बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों को नहीं लगवाते हैं। इस पे तुम्हारा क्या कहना है? तुम जो बात कर रहे हो वो एंटी वैक्सीनेशन मूवमेंट की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हो। एक साइकोलॉजिकल रीजन जानना बहुत जरूरी है इस जगह पे, कि जैसे मान लीजिए कि आप रोज, जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने गैराज में गए हमेशा की तरह और आपने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करी और उसी दिन आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जिस दिन गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी उस दिन आप तमाम तरह के रीजंस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आज ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उसी जगह पे अगर आपकी वही गाड़ी पिछले 30 दिन तक खड़ी रहती और आप आज की डेट में जाते, उस गाड़ी को स्टार्ट करते, वो एक बार में स्टार्ट हो जाती है और आप चले जाते, तो आप बिल्कुल भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो गाड़ी स्टार्ट क्यों हो गई या सब कुछ सही क्यों हो रहा है। तो जब कुछ गलत होता है तो आप उसके रीजंस जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई चीज सही हो रही होती है तो आप उसके पीछे के रीजंस को जानने की कोशिश नहीं करते। ऐसा ही वैक्सीन्स के साथ होता है। जहां कोई एक बच्चा या एक इंसान किसी भी वजह से उसके अंदर वो वैक्सीन रिएक्ट कर जाती है या उसको एलर्जी हो जाती है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी आवाजें उसका रीजंस जानने की कोशिश करती हैं और बहुत सारे रीजंस निकल के भी आते हैं, जो कि लोगों की कहानियां हो सकती हैं, उनके एनेक्डोट्स हो सकते हैं, लेकिन उस चीज को प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं, अभी पहले भी डिस्कस हुआ कि एक वैक्सीन को बनने में कितना टाइम लगता है। तो अगर कोई एक्सेप्शनल रीजन होगा, उस चीज को जानने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। एंटी वैक्सीनेशन मूवमेंट को स्टार्ट होने की कहानी एडवर्ड जेनर के टाइम से है। जब एडवर्ड जेनर ने अपना पेपर पब्लिश किया था तो उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने पेपर्स में ये स्टेट किया कि वैक्सीनेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि टीबी हो सकता है, आपको पागलपन के दौरे पड़ सकते हैं, आपको ब्लड पॉइजनिंग हो सकती है, आपको सिफिलिस जैसी बीमारी हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ बातें उस टाइम पे इस वजह से सही थी इन सब पेपर्स में, क्योंकि जो प्रोसीजर था वैक्सीनेशन का वो बहुत स्टेराइल नहीं हुआ करता था। इस वजह से ब्लड पॉइजनिंग के भी कुछ केसेस सामने आए, सिफिलिस के भी कुछ केसेस सामने आए। लेकिन ये कहना कि ये वैक्सीनेशन की वजह से है, ये कभी प्रूव नहीं हो पाया है। और वैक्सीनेशन को एक तरीके से नेचर के अगेंस्ट भी माना जाता है। जो प्रकृति चाहती है आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो
डॉक्टर्स और जो हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम है वो अपने आप में फिर नेचर के अगेंस्ट में काम कर रहा है। हालांकि मेरे हिसाब से वैक्सीन्स आर मोर क्लोज टू नेचर देन अ सिंथेटिक ड्रग। अगर आप एक मॉलिक्यूल एक सर दर्द के लिए ले रहे हो जो कि टोटली लैब में बना है तो वो तो एकदम ही नॉन नेचुरल चीज़ है, लेकिन वैक्सीन में तो बेसिकली वही पैथोजन यूज होता है जो आपको इन्फेक्ट करता है, बस उसको वीक कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन So I वो think- ह्यूमन इंटरवेंशन आ गया उसमें और हाँ। रिसर्च हो गई और साइंस आ गई तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो आज के जमाने में भी अगर हम देखें तो कुछ रिसर्चर्स ने ये भी प्रूव किया है कि वैक्सीनेशन की वजह से ऑटिज्म होता है। For example, Andrew Wakefield, in his research in 1998, published it through the Lancet, which is among the world's oldest and best known journal. उसके थ्रू पब्लिश करा कि जो MMR वैक्सीन होती है उससे ऑटिज्म होता है। जब फर्दर स्टडी किया गया एंड्रू वेकफील्ड के उस पेपर को, तो ये पता लगा कि उन लोगों ने कुछ पर्टिकुलर एविडेंसेस को या डेटा पॉइंट्स को ओमिट कर दिया था, जिसकी वजह से ये बायस डेवलप हो गया कि वैक्सीनेशन से ऑटिज्म होता है। So it was counter-proved, but it took 12 years for the people to prove it. And then this particular paper was retracted. But those 12 years were lost. People started believing into something and people got distracted. अब ये सारी थ्योरीज जो हैं वो मार्केट में आ जाती हैं। कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को इन्फेक्ट ही क्यों करें डिजीज से, क्योंकि वैक्सीनेशन एक तरीके से इन्फेक्ट करना है। आज की डेट में हमें स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसी बीमारियां अपनी आंखों के सामने दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए हम इन वैक्सीन्स की कैपेबिलिटी और इसकी इंपॉर्टेंस को भूल गए हैं। कुछ लोगों का ये मानना ये भी है कि वैक्सीन्स एक मनी मिंटिंग मशीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप वैक्सीनेशन की हिस्ट्री देखेंगे तो एक वैक्सीन को डेवलप करने के लिए एवरेज 15 साल लगते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। अगर उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में एक कंपनी आपसे एक अमाउंट चार्ज करती है तो इट इज नॉट समथिंग दैट इज रिलेटेड विद मनी मेकिंग। जो लोग इस पॉइंट को पुट क्रॉस करते हैं कि मेरे एक बच्चे को जो है वैक्सीन की वजह से कुछ रिएक्शन हो गया था, तो मैं हर्ड इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए अपने बच्चे की जिंदगी को दांव पे क्यों लगूं? तो ये बात सही है, हर बच्चा वैक्सीन के लिए प्रोन नहीं हो सकता। जो नॉमिनल केसेस होते हैं, कम केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उनमें ऐसा होता है कि यू कैन बी गिवन अ मेडिकल एग्जेम्पशन। तो फाइनली द मेन क्वेश्चन सुशांत से कि जो कोविड वैक्सीन अभी अंडर डेवलपमेंट है उसका क्या स्टेटस है? हाँ रोहित, अकॉर्डिंग टू WHO अराउंड मोर देन 150 कैंडिडेट्स डेवलप करे जा रहे हैं वैक्सीन्स के अराउंड द वर्ल्ड, और इसमें से 23 वैक्सीन कैंडिडेट्स जो हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। वैक्सीन्स के फेजेस होते हैं डेवलपमेंट के। फर्स्ट कम्स प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन, वैक्सीन को टेस्ट करा जाता है एनिमल्स के ऊपर। अगर वो सक्सेसफुल होती है देन कम्स फेज 1 ऑफ ह्यूमन ट्रायल। जनरली ये जो है एक छोटा ग्रुप होता है, एनीवेयर बिटवीन 20 and 100 पीपल, तो उसको स्पेसिफिकली जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये देखा जाता है इसकी सेफ्टी क्या है। देन कम्स फेज 2, फ्यू 100 to 1000 पीपल, इनको लिया जाता है और ये टेस्ट करा जाता है कि वैक्सीन अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो कितनी इफेक्टिव है। देन कम्स फेज 3, इसमें मोर देन एटलीस्ट 3-4,000 लोगों को वैक्सीन दी जाती है। ये जो फेजेस होते हैं काफी लॉन्ग टर्म फेजेस होते हैं, लेकिन आज के टाइम पे पूरा वर्ल्ड जो है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन में है। तो टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ने ये अलाउ करा है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड फार्मा कंपनीज को कि आप फेज 1 एंड फेज 2 के ट्रायल को कंबाइन कर दीजिए। और कुछ कंपनीज ने ये भी कहा है कि ड्यूरिंग फेज 3 ट्रायल्स हम जो है वैक्सीन का मास प्रोडक्शन भी शुरू कर देंगे, सो दैट जैसे ही हमको अप्रूवल मिलता है अथॉरिटीज से, हम एकदम मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार रहें। जनरली वैक्सीन डेवलप करने में बहुत टाइम लगता था। जो अभी तक फास्टेस्ट डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है एबोला वैक्सीन का। दैट ऑल्सो टुक ऑलमोस्ट 5 years। इस टाइम पे जो वैक्सीन कैंडिडेट चल रहे हैं वो मॉडर्ना की है। मॉडर्ना इज अ यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जेनर इंस्टीट्यूट, उनकी वैक्सीन है, और चाइना की कंपनी है कैंसाइनो, इनकी वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जो है वो सबसे आगे चल रही हैं। उसको एक हेड स्टार्ट मिली थी, उसको सेफ्टी ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो सेफ्टी ट्रायल पहले ही कर चुके थे। वो जो है मर्स वायरस के लिए वो वैक्सीन डेवलप कर रहे थे क्योंकि इट इज द सेम फैमिली ऑफ कोरोना वायरस। उन्होंने उसी वैक्सीन को यहाँ पे अप्लाई करना शुरू करा। इट इज अंडरगोइंग फेज 3 ट्रायल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन ये जो ट्रायल सब्जेक्ट्स को दी गई थी, तो उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में ये
आया कि वो टेस्ट सब्जेक्ट्स ने एंटीबॉडीज और किलर टी सेल्स बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करे हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टाई अप करा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, जो कि इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर। और ये एंटिसिपेट करा जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर ये वैक्सीन मार्केट में होगी। नेक्स्ट जो वैक्सीन है वो है मॉडर्ना की। अगर मॉडर्ना की वैक्सीन सक्सेसफुल होती है तो इट विल बी द फर्स्ट वैक्सीन विद आरएनए टेक्नोलॉजी। इस टाइम पे उसका करंट स्टेटस ये है कि वो जुलाई एंड तक अपने फाइनल यानी फेज 3 ट्रायल्स वो भी स्टार्ट करने वाली है, और इसको भी यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईयर एंड तक ये भी मार्केट में आ जाएगी। इसके बाद जो है चाइनीज कंपनी है कैंसाइनो, उनकी भी जो वैक्सीन है वो फाइनल फेज के ट्रायल में है। अगर हम आते हैं इंडिया में, तो इंडिया में इस टाइम पे कई वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जिस पे काम चल रहा है, लेकिन जो सबसे आगे चल रही हैं वो 2 वैक्सीन हैं। वन इज कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक। इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन भारत बायोटेक, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये जो है इनएक्टिवेटेड वायरस पर बेस्ड है, और इसका जो है फर्स्ट लेवल 1 क्लिनिकल ट्रायल वो जुलाई में स्टार्ट हुआ है। एक जो दूसरी वैक्सीन है दैट इज ज़ाइकोविड बाय जाइडस कैडिला। ये भी जो है इसने भी अपना फेज 1 ट्रायल अगेन मिड जुलाई में स्टार्ट करा है, और उनका ये कहना है कि इट विल टेक 7 मंथ्स फॉर देम टू कंप्लीट देयर ट्रायल्स। तो जनवरी के बाद हम इसको भी मार्केट में उम्मीद कर सकते हैं। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया इज द वर्ल्ड हब ऑफ प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स। इंडियंस को इसका बेनिफिट क्या है? प्रोडक्शन अगर इंडिया में हो भी जाएगा तो भी जो जिस कंपनी ने ऑर्डर दिया है प्रोडक्ट्स तो उस कंपनी के पास ही जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, और वो एक्सपोर्ट होंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा है इंडियन कंपनी से कि आप जब प्रोड्यूस करते हो वैक्सीन, तो आप जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन रखिए कि कुछ परसेंटेज जो है प्रोडक्शन का वो आपको अपनी कंट्री के लिए भी रखना है। तो क्या तुम कह रहे हो कि एक मैंडेटरी क्लॉज है या फिर ये एक एडवाइजरी है गवर्नमेंट की तरफ? ये एक एडवाइजरी है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ये माना जा रहा है। इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि आफ्टर अक्टूबर हमें जो है गुड न्यूज मिलना शुरू हो जाएगी, एंड वी आर होपिंग कि हो सकता है ईयर एंड तक वैक्सीन मार्केट में आ जाएं, तब जाके हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। Hopefully. तब जाके हमारी लाइफ नॉर्मल होना शुरू होगी. But that is going to be the new world record in vaccine development. True. I hope you have learned something from this discussion, and if you like our content, then please like, share, and subscribe to our channel. So we'll see you in the next episode. Till then, bye-bye. Bye-bye. So we recorded this video a couple of weeks back, और उसके बाद से कुछ और अपडेट्स आए हैं। क्या? सबसे पहला जो अपडेट आया है वो रशिया से आ रहा है। रशिया कह रहा है कि बाय 12 अगस्त दे विल रजिस्टर अ वैक्सीन, और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे फॉर देयर हेल्थ वर्कर्स एंड फॉर आर्मी पर्सनल्स। मतलब वर्क फ्रॉम होम खत्म? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि ये जो रशिया जिस वैक्सीन के लिए कह रहा है WHO की साइट पे वो मेंशन्ड है गोइंग ऑन अंडर फेज 1 and 2 ट्रायल्स, और रशिया कह रहा है कि वो जो है बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे। अभी सितंबर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और अक्टूबर में मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर रशिया की माने तो अक्टूबर तक एक वैक्सीन जो है वो रेडी हो जाएगी फॉर पब्लिक यूज। वैक्सीन अवेलेबल तो होगी, लेकिन उसकी एफिकेसी क्या होगी और क्या सेफ्टी पैरामीटर्स पे वो कैसा परफॉर्म कर रही है वो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो हैं वो काफी ज्यादा स्किप हुए हैं ऐसा लग रहा है। फेज 1 में उन्होंने स्टार्ट करा था विद 38 सब्जेक्ट्स, तो वो काफी कम है। इससे ज्यादा जो है WHO की साइट पे इंफॉर्मेशन इसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये और सोर्स से ऑथेंटिसिटी के क्वेश्चंस भी हैं। और जो सेकंड अपडेट है वो सीरम इंस्टीट्यूट की जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उसका इंडिया में फेज 2 एंड फेज 3 ट्रायल्स के अप्रूवल मिल गए हैं, और उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ टाई अप करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए प्राइस कैप करा है अराउंड 225 रुपीज पर डोज।